दोस्तों मैंने अभी अभी रिसेंटली एक बुक रिच डैड पुअर डैड को डिस्कस किया है। रॉबर्ट कियोसाकी की ये बुक थी। दोस्तों ये बुक आप लोगों को बहुत पसंद आई है, आप में से कई व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है। इसके एंड में रॉबर्ट कियोसाकी, इस बुक के ऑथर ने एक बुक सजेस्ट की थी, थिंक एंड ग्रो रिच। दोस्तों इस बुक को आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आप में से बहुत सारे व्यूअर्स चाहते थे कि इसको डिस्कस किया जाए कि आखिर रॉबर्ट कियोसाकी ने सजेस्ट की है तो इस बुक में कोई बात होगी। दोस्तों ये बुक इससे पहले लिखी गई थी, रिच डैड पुअर डैड से बहुत पहले लिखी गई थी, 1937 में लिखी गई थी और ये भी बेस्ट सेलर बुक रही है। बहुत ही कमाल की बुक है दोस्तों। इसका फर्स्ट चैप्टर ही आपको इतना अट्रैक्ट कर लेगा कि आगे के चैप्टर्स भी आपको देखने का मन करेगा। तो ये सारे चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। इससे बुक बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो आज चैप्टर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। शुरू करते हैं। इस टाइप की बुक ना तो पहले कभी थी और ना शायद फ्यूचर में कभी होगी। इस बुक को लिखने की इंस्पिरेशन इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल को मिली है, एंड्रयू कार्नेगी नाम के एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट से। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को अपना एक फार्मूला बताया था, कार्नेगी फार्मूला। उसी फार्मूले को इस बुक में बताया गया है हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप इस बुक में समझ जाओगे उस फार्मूले को तो आप भी वो बन जाओगे जो आप चाहते हो। ये समझ लो कि ये बुक बहुत सारे अमीर लोगों की सोच का एक निचोड़ है, एक फ़िलॉसफ़ी है। ये सिर्फ उनके लिए है ये फ़िलॉसफ़ी जिसको लेना चाहते हैं, जो नहीं लेना चाहते वो दूर रहें। शुरू करते हैं। एक और बात इसको शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, जिस फार्मूले की यहाँ पर बात हो रही है वो इस बुक के किसी भी पेज पर आपको मिल सकता है। साफ साफ कहीं पे भी नहीं बताया गया वो फार्मूला क्या है, बस उसे पहचानने की समझ रखो। उसका आधा हिस्सा तुम्हारे दिमाग में ही है, आधा हिस्सा इस बुक में है। अगर दिमाग का वो हिस्सा पहचान गया तो फटाफट आपको बता देगा। तो शुरू करते हैं। इस बुक में सबसे पहले कहा गया है कि दुनिया में कोई भी बड़ा काम किया जाता है, गौर से सुनना, इस दुनिया में कोई भी बड़ा काम किया जाता है वो शुरू होता है एक आइडिया से। सबसे पहले कुछ सोचना पड़ता है। ये बात मानते हो कि नहीं? कोई भी बड़ी चीज़ शुरू होती है एक आइडिया से। ये आइडिया है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। शुरू करते हैं चैप्टर 1। थॉमस ए एडिसन का नाम सुना है आपने, जिन्होंने बल्ब बनाया था। उसके बाद वो बहुत बड़े आदमी बन गए थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया फटेहाल हालत में। इस आदमी का नाम था एडविन सी बर्न्स। आप में से बहुत सारे लोग एडविन सी बर्न्स का नाम जानते होंगे, इस आदमी को जानते होंगे। ये जब एडिसन के पास आया था तो इसके पास ट्रेन के किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उस वक्त एडिसन का पार्टनर बनने की इच्छा लेकर ये यहाँ पर आया था। अब कोई और इसकी जगह होता तो सोचता कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूँ, इतना बड़ा आदमी मुझसे क्यों पार्टनरशिप करेगा, मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है। ये डायरेक्ट लैब में गए एडिसन की और उनको जाकर बोलते हैं कि सर मैं आपका पार्टनर बनना चाहता हूँ। एडिसन ने खुद बोला कि उस आदमी को जब मैंने पहली बार देखा तो भले ही उसकी हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। ऐसे लग रहा था जैसे वो जो चीज़ पाना चाहता है उसे इतनी बुरी तरह से पाना चाहता है कि अपने फ्यूचर को ज़िंदगी के सिर्फ एक पासे पर लगाकर यहाँ पर आया हो। एडिसन ने ऐसे डायरेक्टली उसे पार्टनर नहीं बना लिया, उन्होंने उसको अपने काम के लिए रख लिया, एक काम पर रख लिया। महीनों गुजर गए काम करते करते। उस बंदे को सिर्फ एक मौका चाहिए था कि एडिसन मुझे अपना पार्टनर बना ले, बस मैं यहाँ पर उनके लिए काम करने नहीं आया, पार्टनर बनने आया हूँ। बहुत बड़े आदमी है एडिसन, लेकिन पार्टनर तो मैं बन के रहूँगा। वो मौका ढूंढता रहा और आखिर एक दिन मौका आया, और ऐसे आया कि उस बंदे ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ये मौका बहुत चालाक होता है, जब भी आता है तो पीछे के दरवाजे से आता है, पता भी नहीं चलता। दरअसल एडिसन ने एक मशीन बनाई थी, उस मशीन का नाम था एडिसन डिक्टेटिंग मशीन। लेकिन इस मशीन को लेकर एडिसन के खुद के सेल्समैन श्योर नहीं थे कि ये मशीन बिकेगी भी कि नहीं बिकेगी, आसानी से ये बिकेगी नहीं। तब इस बंदे ने इस मशीन को एक मौके की तरह देखा। महीनों से ये यहाँ पर काम कर रहा था, अब जाके इसको एक मौका दिखाया इस मशीन के रूप में। 2 ही जने थे जिनको इस मशीन में वाकई इंटरेस्ट था, एक तो खुद बनाने वाले एडिसन और दूसरा ये बंदा। ये निकल गया बेचने के लिए मशीन को और मशीन बेच डाली। एडिसन खुश हो गए और बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया। ठीक है, छोटी सी नौकरी से ये बाहर आ गए। कोई 20-30 लाख डॉलर कमाए होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट से, लेकिन ये बात इतनी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या चीज़ है कि सोचा। अगर सोचते ही नहीं, सोच बहुत बड़ी चीज़ है। ट्रेन के किराए तक के पैसे नहीं थे, अगर ये सोच लेते ट्रेन के किराए के तो पैसे नहीं हैं, मैं जाकर पार्टनर कैसे बनूंगा, अड़े रहे।
अड़े रहे जब तक वो चीज़ मिल नहीं गई, सब्र रखा। एक और ऐसी एक कहानी है जो कहानी ये बताती है कि ज़्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके रास्ते में एक छोटी सी हार आ जाती है उनकी सक्सेस से पहले, इसलिए वो गेम ही छोड़ देते हैं। तो बड़ी हार वो हो गई जब उन्होंने गेम छोड़ दिया। मिस्टर डार्बी नाम के एक आदमी की कहानी सुनाते हैं यहाँ पर नेपोलियन हिल। डार्बी के एक अंकल थे जो सोना खोदने में बड़ा इंटरेस्ट रखते थे, मतलब जो गोल्ड की खुदाई होती है, तो वो वेस्ट में गए खुदाई करने के लिए। एक खदान में लगे रहे कुछ हफ्तों तक लगे रहे और एक दिन एक चमक दिखाई दी उनको, लेकिन बहुत गहराई में थी वो। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास में गए, रिलेटिव्स के पास में, उनको शामिल कर लिया इस खुदाई में। कहा कि पैसा लगाना पड़ेगा, मशीनें चाहिए होगी। मशीनें मंगवाई गई और जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस सोने के कुछ टुकड़े भी हमको मिल जाते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ लो हमारे सारे कर्जे चुकते हो गए। तो मिस्टर डार्बी भी अपने अंकल के साथ शामिल हो गए उस खुदाई में। अब अगर सोना थोड़ा सा भी मिलता तो सारे कर्जे उतर जाते, ये सोच करके लग गए। मशीनें नीचे जा रही थी, दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। बहुत देर तक काम चलता रहा, लेकिन अचानक जो चमक दिखाई दी थी इनको, वो गायब हो गई। फिर भी ये खोदते रहे, लेकिन सब बेकार। आखिरकार इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया और सारी मशीनें कबाड़ी को बेच दी। सब कुछ बंद कर आके कबाड़ी को मशीनें बेची और ट्रेन पकड़कर घर आ गए। फिर उस कबाड़ी ने क्या किया, एक इंजीनियर को बुलवाया। इंजीनियर से बोला इंस्पेक्शन कर। उसने देखा कि यहाँ पर एक फोर्ट लाइन है बीच में, और वो जहाँ रुके थे उसके सिर्फ 3 फुट बाद, 3 फुट नीचे उस कबाड़ी को लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला। क्योंकि वो कबाड़ी ये बात जानता था जो ये नहीं जानते थे कि हार मानने से पहले एक बार एक्सपर्ट की राय ले लेनी चाहिए। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल को ये जब बात पता चली कि कबाड़ी को लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिल गया है, तो बड़ा अफसोस हुआ कि हम लोग सिर्फ 3 फुट से रह गए, 3 फुट से। फिर इसके बाद डार्बी लाइफ इंश्योरेंस वाले बिजनेस में चले गए और वो अपनी उस हार को एक टूल की तरह यूज़ करते थे। अपने इस इंश्योरेंस वाले बिजनेस में खुद से बार बार बोलते थे कि मैं सोने से 3 फुट दूर हार मान गया था, तो मैं इस काम में कैसे हार मान जाऊं। क्या मालूम मेरी सफलता मुझसे 3 फुट दूर इंतज़ार कर रही हो। इसलिए दोस्तों उन्होंने $1 मिलियन से ज़्यादा का इंश्योरेंस हर साल किया, और ये कुछ चुनिंदा लोगों में से थे जो ये कर पाए थे। बड़े बड़े अमीर लोगों ने बताया है कि उनको सक्सेस उस पॉइंट पर आकर मिली है जहां वो ऑलमोस्ट हार मान चुके थे। इसी के साथ मिस्टर डार्बी एक और एक्सपीरियंस शेयर करते हैं हमारे साथ में। ये कहानी तब की है जब वो अपने अंकल के साथ उनके मिल में बैठे थे। एक गेहूं की मिल थी शायद। उस वक्त वहाँ पर उस मिल में बहुत सारे काले किसान काम करते थे। तभी एक ब्लैक बच्ची, निग्रो बच्ची आती है, अंदर आकर दरवाजे के पास खड़ी हो गई। डार्बी के अंकल ने पूछा क्या चाहिए। वो बच्ची बोली मम्मी 50 सेंट्स मंगवा रही है। डार्बी के अंकल ने बहुत भारी आवाज़ में उस बच्ची को कहा नहीं मिलेंगे, भागो यहाँ से। बच्ची बोली यस सर, और चुपचाप खड़ी रही वहीं पे। अंकल काम में लगे हुए थे, बच्ची गई रही थी, कहीं भी नहीं गई थी। फिर जब अंकल की नज़र पड़ी उस पर, बोले बोला ना जाओ यहाँ से, लेकिन वो हिली नहीं। अंकल के हाथ में जो कुछ भी था वो उन्होंने फेंका और हाथ में एक डंडा उठाया और बच्ची की तरफ बढ़े। डार्बी डर गए। उनको लगा आज अंकल उसे मारेंगे, सबक सिखा के रहेंगे। गुस्सा बहुत तेज़ था। वो करीब पहुँचे बच्ची के, तो बच्ची ने उनकी आंखों में आंखें डालकर एक कदम आगे बढ़कर चिल्लाकर बोला जोर से कि मेरी मम्मी को 50 सेंट्स चाहिए, मतलब चाहिए। बहुत तेज़ चिल्लाकर बोला था। अंकल वहीं रुक गए। ये क्या हुआ? उन्होंने अपना डंडा ज़मीन पर रखा, जेब में हाथ डाला, आधा $1 निकाला और बच्ची को दे दिया। वो पैसे लेकर चुपचाप चली गई। और इसके बाद ये चुपचाप वहाँ पर बक्से पर बैठकर सोचने लगे। मिस्टर डार्बी भी सोचने लगे ये अभी अभी क्या हुआ। मतलब एक छोटी सी बच्ची, एक निग्रो बच्ची छोटी सी, इतने बड़े सफ़ेद आदमी पर भारी पड़ गई, उसको हरा दिया। और ये क्या हुआ? उनके अंकल एक भेड़ की तरह बन गए उसके सामने। डार्बी ने ये सारी कहानी मुझे सुनाई, यानी कि नरेटर को सुनाई। बोले ऐसा क्या हुआ होगा। मैंने उन्हें इस चीज़ की वजह बताई, तो मिस्टर डार्बी ने ये चीज़ जानकर उन्होंने अपने आगे करियर में इस चीज़ को यूज़ किया। मतलब जो इंश्योरेंस वाले करियर में वो गए थे, ये चीज़ से वो सीखे, और उस करियर के अंदर जब उनका ग्राहक नहीं मानता था
इंश्योरेंस करवाने के लिए, तो वो अड़ जाते थे, उसे मनाते थे। एक तो वो गोल्ड वाली कहानी तो उनको याद ही थी, एक ये बच्चे वाली कहानी, दोनों एक्सपीरियंस ने डार्बी की ज़िंदगी में बहुत मदद की। इस चीज़ से एक बात तो सीखने को मिलती है कि सक्सेस ऐसी मेंटल स्टेज पर पहुंचने से मिलती है जब किसी चीज़ को पाने के लिए पागलपन सर पे इतना सवार हो कि जब तक मिल नहीं जाती तब तक हम अड़े रहेंगे, हटेंगे नहीं। एक रिसर्च करने पर पता चला कि एक अमीर आदमी के दिमाग में चलता क्या है। आप खुद देखो, एक एवरेज आदमी को, उसको हर एक वो चीज़ पता है जो कि इम्पॉसिबल है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। वो उन चीज़ों को पॉसिबल बनाने की बात ही नहीं करता, और जो चीज़ें पॉसिबल होती है उन चीज़ों को मानने को तैयार ही नहीं है। एक एग्जांपल दे करके समझाऊंगा। अब इस बुक को पढ़ने वाले कई लोग ये सोच रहे होंगे, नेपोलियन हिल बोलते हैं यहाँ पर, कि ये सोच रहे होंगे कि सोचकर कौन अमीर बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो पॉसिबल चीज़ों को भी इम्पॉसिबल बना देते हैं। एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मुझे ये लोगों को देख करके एक चाइनीज़ आदमी याद आता है जो अमेरिका सीखने और पढ़ने गया था, उन लोगों के तौर तरीके सीखने के लिए। तो वहाँ पर अमेरिकन ने उससे पूछा कि तुमने यहाँ आकर क्या सीखा, क्या खास लगा तुमको। तो वो बोला, आप लोगों की आंखें बहुत तिरछी हैं, बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप लोगों की आंखें बहुत तिरछी हैं। बस यही बात कि आप लोगों की आंखें बहुत तिरछी हैं। और हम चाइनीज़ लोगों के लिए क्या बोलते हैं, आंखें छोटी छोटी। कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को हम मानते नहीं कि ऐसी चीज़ होती भी होगी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं तुम नहीं मानते तो वो चीज़ है ही नहीं। ये तो वही बात हो गई कि जो बाउंड्रीज हमने तय कर रखी है उसके आगे कोई बाउंड्रीज है ही नहीं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब सामने वाले की चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही, जो हम जैसा नहीं है, तो उसकी आंखें तो हमें तिरछी ही नजर आएंगी। हेनरी फोर्ड ने सोचा था कि एक ऐसा इंजन बनाना है जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में होंगे। ये सपना देखा, डिज़ाइन तैयार किया, इंजीनियर्स को बोल दिया कि ऐसा ऐसा बनाओ। तो वो बोले, सर ये इम्पॉसिबल है। फोर्ड बोले, चलो ठीक है शुरू करो। वो बोले, सर हमारी बात आपके कानों तक पहुंच भी रही है या नहीं? हमने बोला ये इम्पॉसिबल है। तो फोर्ड बोले, चलो चलो शुरू करो, जल्दी करो। महीनों तक वो काम चलता रहा। 6 महीने गुजर गए, उसके बाद 6 महीने और गुजर गए। अब जो काम करते थे उन लोगों को अगर अपनी नौकरी प्यारी थी तो अपनी मालिक की सनक को पूरा करना था। 1 साल तक ये काम चलता रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। और आखिरकार फोर्ड ने खुद उनको बुलवा कर कहा कि लगे रहो, जितना टाइम लगे लगे रहो। और आखिर जो वो चाहते थे वो हो गया। इस बात से ये चीज़ तो समझ में आ गई कि अड़े रहना कितना ज़रूरी है। चैप्टर 1 यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन नेपोलियन हिल ने इस बुक में साफ साफ कहीं भी नहीं बताया है कि वो कहना क्या चाहते हैं। इस बुक में अगले चैप्टर में वो कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं। बोलते हैं किसी एक आदमी की ज़िंदगी के लिए नहीं है ये प्रिंसिपल्स, कई लोगों की ज़िंदगी के लिए हैं। कई लोगों ने इन प्रिंसिपल्स से अपनी ज़िंदगी चेंज भी की है। इच्छा है तो आप भी करो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। चैप्टर 1 यहीं ख़त्म होता है, बाकी का चैप्टर 2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।